नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आने वाला हूं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की। कल मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो साफ़ नहीं आया था, तो रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियो साफ़ आना चाहिए, तो मैंने फिर से ये सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं। कल कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए वीडियो सही नहीं था। आज हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे मार्च 2022 का। मार्च 2022 का जो पेपर है, हमको का पैटर्न समझना है। पैटर्न ये है कि पहले इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे 10, फिर 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होंगे और इसके बाद 5-5 नंबर के सेक्शन आएंगे जो 10-10 नंबर के तीनों सेक्शन से होंगे। मतलब पहले 10, फिर 20 और आगे 10-10 नंबर के 3 सेक्शन। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 50 नंबर में बटा होगा। तो आज हम लोग पूरे पेपर को 2 भाग में करेंगे। पहला वाला जो भाग होगा पार्ट फर्स्ट, उसमें हम 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारे मार्च 2022 का जो पेपर था उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, जिसमें कहना था कि निम्नलिखित में इतनी 10 खंडों को हल करना था, एक नंबर का एक खंड था। तो पहला क्वेश्चन था कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की विमा लिखना था। आपको क्या लिखना था? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की विमा निकालना है। इसका आपको मात्रक अगर पता है तो आप इसकी विमा निकाल सकते हैं। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो इसकी विमा होती है mLT-2 प्रति मीटर स्क्वायर की L स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा mL-1T-2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यह आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की विमा आ जाएगी mL-1T-2। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आया हुआ है पेपर में, जो दूसरा सवाल है, वो कह रहा है 2 परस्पर लंबवत सदिश A तथा B का अदिश गुणनफल क्या होगा। 2 लंबवत सदिश हैं A और B, यानी उनके बीच का कोण 90 अंश है। परस्पर लंबवत सदिश का मतलब है ये सदिश A और सदिश B दिए हुए हैं, इनका अदिश गुणनफल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको पता है ये AB साइन थीटा होता है। थीटा बराबर 90 अंश दिया हुआ, थीटा इज टू 90 डिग्री। तो आप लिख देंगे A क्रॉस B इज टू A डॉट AB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो A क्रॉस B मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर A इंटू वेक्टर B। ठीक, ये आपका मैग्नीट्यूड लगा देंगे। तो इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। तो जो भी ऑप्शन में ये लिखा हो, अगर नहीं लिखा तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सार्थक अंकों से रिलेटेड है। अगला सवाल दे रखा है कि सार्थक अंक कितने होते हैं। दोस्तों, सार्थक अंक आपको पता होना चाहिए कि जितने भी इसको सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, सिग्निफिकेंट बिट, तो 0.3450, 0.34250 इसमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है, सिग्निफिकेंट बिट्स की संख्या बतानी है। तो 0 के बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज होती हैं, अगर कोई वैल्यू डेसिमल के तुरंत बाद 0 नहीं है तो सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट बिट होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 आपके सार्थक अंक हैं। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिबल का मात्रक लिखिए। प्रतिबल का मात्रक, प्रतिबल स्ट्रेस इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिबल का आपको मात्रक लिखना है, तो बात का सूत्र पता होना चाहिए प्रतिबल का। प्रतिबल यानी स्ट्रेस बराबर होता है आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे एकांक क्षेत्रफल, यानी बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, सबको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से प्रतिबल का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा प्रतिबल का मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सूत्र दिया हुआ है V = ½ kx स्क्वायर। इसमें आपको दिया हुआ कि V ऊर्जा है, x विस्थापन है, तो k का आपको मात्रक निकालना है। फार्मूला दिया हुआ V = 1/2 kx स्क्वायर। इसमें बता रहा है कि आपकी जो V है
वो एनर्जी है, ऊर्जा है, और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है। तो आपको इस k का मात्रक निकालना, यूनिट फाइंड आउट करनी है k की। तो हम सिंपल k इज इक्वल्स टू यहां से निकाल लेंगे, ये 2v/x² आ जाएगा। आपको पता है ऊर्जा यानी एनर्जी का मात्रक जूल होता है, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में ही नापते हैं MKS प्रणाली में। तो इस प्रकार k का जो मात्रक हो जाएगा, 2 से आपको मतलब नहीं है, v ऊर्जा है तो इसकी जगह रख देंगे जूल अपॉन विस्थापन है, स्क्वायर है तो इसलिए मीटर का स्क्वायर, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा k का। k का मात्रक क्या आ जाएगा? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग में संबंध क्या होता है। फार्मूला आपको लिखना है कि कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में क्या रिलेशन होता है। तो रेखीय संवेग को लीनियर मोमेंटम और कोणीय संवेग को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसको J से प्रदर्शित करते हैं, J = P/r होता है, यानी कि कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम गुणे त्रिज्या, है ना। बस ये इस फार्मूला है इसका। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल G का मान किस पर निर्भर करता है। कैपिटल G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कैपिटल G का मान किस पर निर्भर करता है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या पर, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या पर। दूसरा दिया हुआ है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर। और तीसरा कह रहा है ना तो पृथ्वी की त्रिज्या पर, ना तो पृथ्वी की त्रिज्या पर और ना ही पृथ्वी के द्रव्यमान पर, दोनों में से किसी में नहीं। तो आप क्या बताएंगे? हमें पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या सभी जगह समान नहीं है, इसलिए कैपिटल G और स्मॉल g दोनों की वैल्यू निर्भर करती है वो पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करेगी? पृथ्वी की त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वाट में कितने अश्व शक्ति होते हैं, या 1 वाट बराबर है, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 वाट में किसके बराबर होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है 746 अश्व शक्ति। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1/746 अश्व शक्ति, हार्स पावर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1/7.46 अश्व शक्ति। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अश्व शक्ति में 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक, तो 1 वाट में कितनी अश्व शक्ति होंगी? तो 1/746 हार्स पावर अश्व शक्ति। ठीक, जहां पर ऑप्शन में लिखा हो आप टिक कर देंगे, नहीं हो तो इसे निकाल देंगे। 1 वाट में 1/746 अश्व शक्ति होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण I तथा घूर्णन त्रिज्या K के बीच संबंध निकालिए। सारे 1-1 नंबर के सवाल हैं। पहला आपका जो पोर्शन होगा वो 10 नंबर का होगा और उसमें 10 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण I और घूर्णन त्रिज्या K में क्या संबंध है। जड़त्व आघूर्ण को इंग्लिश में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं दोस्तों, और घूर्णन त्रिज्या को रेडियस ऑफ जीरेशन बोलते हैं। घूर्णन त्रिज्या क्या संबंध होता है? I = mk² होता है। k की वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो I/√I/m होगा। ठीक, ऑप्शन जहां हो टिक कर देगा, नहीं होगा तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, घूर्णन त्रिज्या और जड़त्व आघूर्ण में यही संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 समान द्रव्यमान के कण R1 तथा R2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहे हैं, तो उनके अभिकेंद्र त्वरण का अनुपात क्या होगा। समान द्रव्यमान के 2 कण हैं और वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं R हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है। अभिकेंद्र त्वरण को इंग्लिश में सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। अभिकेंद्र त्वरण A बराबर होता है v²/r। अब त्रिज्याएं R1 R2 तो पहले कण के लिए, प्रथम कण के लिए ले लेंगे। प्रथम कण के लिए A1 हो जाएगा ये v²/r1। समान चाल से चल रहे हैं, एक समान चाल मतलब इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। द्वितीय कण के लिए दोनों का द्रव्यमान सेम है, इसलिए उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं।
A2 ले लेंगे, ये V स्क्वायर बटे R2। अब A1 अपान A2 निकालना है अनुपात, तो R V वही कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 अपान R1। तो A1 दोनों के अभिकेंद्र त्वरण का अनुपात A1 अपान A2 बराबर हो जाएगा R2 अपान R1। क्या हो जाएगा? R2 अपान R1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? देखिए वहां पर जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो बहुत कम होता है, इसलिए सारी चीजें पृथ्वी की तुलना में वहां कम होंगी, इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, आपको पलायन वेग का मान बताना है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? तो लिख देंगे कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ये लगभग देखो पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि चंद्रमा पर कितना होता है? चांद पर 2.38 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम होता है आपका पलायन वेग का मान। अब कह रहा है एक समतापी प्रक्रम में क्या होता है? ऑप्शन दिए होंगे, ताप समान होता है, ताप बढ़ता है, ताप घटता है। क्वेश्चन है समतापी प्रक्रम में क्या होता है या प्रक्रम में होता है? आपको समतापी, समदाबी, समायतनिक का मतलब होता है समतापी जहां पर ताप समान हो, तो यहां लिख देंगे ताप समान रहता है। ठीक, ताप समान रहता है। जो ऑप्शन होगा उसी में टिक कर देंगे। ऑप्शन डी में बढ़ता है घटता नहीं, आपको समतापी तो ताप समान रहता है। 1 नंबर बस इतना ही था। एक नंबर के आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं सारे के सारे। अब हम 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस थोड़े आपको लिखना पड़ता है, फार्मूला प्रूफ करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कण का विस्थापन x समय t के बीच संबंध जो है वो निम्न समीकरण के द्वारा दिया गया है। एक समीकरण दे दिया है उसने, x = at² प्लस bt। समीकरण दे दिया x = at² प्लस bt। इसमें कह रहा है a और b की विमा निकालिए। क्या कह रहा है? a और b की विमा निकालो। ठीक, तो आपको क्या करना है? इन सभी पक्षों की विमा, सभी पदों की विमाएं समान होंगी, इसलिए जो x की विमा होगी वही विमा होगी at² की विमा के। x आपका विस्थापन है, विस्थापन विमा L होगी। a की विमा आपको निकालनी है, इसलिए a की विमा ऐसे लिख देंगे, t² है तो इसकी समय है तो t² हो जाएगा, इसलिए a की विमा क्या हो जाएगी? a की विमा बराबर हो जाएगी LT-2। जब b की विमा आपको निकालना हो इसी प्रकार, तो जो x की विमा होगी वही bt की विमा होगी। डायमेंशन x की विमा L होती है, b की आपको निकालना है तो लिख देंगे b की विमा, और t की तो t ही होती है, तो b की विमा क्या हो जाएगी? इसलिए b की विमा बराबर हो जाएगी LT-1। क्या हो जाएगी? LT-1। तो ये पहला सवाल आपका 2 नंबर का इतना आएगा, इसे कर लेना है। ध्यान रखना है आपको कि जितने भी पद आपस में जोड़े या घटाए जाएंगे सभी पद विमीय रूप से समान होंगे, सभी का विमीय सूत्र समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 2 नंबर में, वो है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में त्रुटि क्रमशः 5%, 3% व 2% है, तो घनाभ के आयतन में आपको त्रुटि बताना है। ठीक, ध्यान रखना है कि आपको लंबाई में त्रुटि दी है, यानी डेल्टा L/1 L × 100%, ये 5% दिया हुआ है। चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा B/B × 100%, ये 3% दिया हुआ है। ऊंचाई में डेल्टा H/H × 100% = 2% दिया। तो उसके आयतन में आपको निकालना है घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है आयतन? V बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घनाभ के आयतन का सूत्र ये आपको पता होना चाहिए। आयतन नहीं निकालना, हमें आयतन में त्रुटि निकालना है। घनाभ के आयतन में क्या निकालना है? त्रुटि निकालना है, एरर निकालना है। तो हम निकालना है हमें डेल्टा V/V
इंटू 100% इजुकस टू लंबाई में त्रुटि डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस करना है, इसका हमेशा आप ध्यान रखेंगे। डेल्टा बी इंटू बी 100% प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100%। ध्यान रखें ये मल्टीप्लिकेशन जो है वॉल्यूम निकालने का है, आपको वॉल्यूम नहीं निकालना है, आपको उसमें एरर निकालनी है। तो ये आपका आ जाएगा, ये 5% दिया हुआ, ये 2%, 3% है, ये 2% है, दोनों जोड़ देंगे तो 10% हो जाएगा। इसके वॉल्यूम में टोटल एरर कितनी आ जाएगी? 10% की एरर आ जाएगी। अगला सवाल दिया, एक ब्लॉक का स्थिर अवस्था में एक क्षैतिज मेज पर भार 10 न्यूटन है और इसके स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.5 है, तो गति के लिए आवश्यक बल की गणना करना है। कोई ब्लॉक दिया हुआ है इस तरीके से, ब्लॉक की क्षैतिज रेखा में गति बताई थी हमने, ऐसे कोई ब्लॉक है, इसका भार 10 न्यूटन है, इसका प्रतिक्रिया बल जो आर होगा वो भी 10 न्यूटन के बराबर होगा। कोई बाह्य बल आप कितना लगाएं, ये घर्षण एफ एस लगता है, यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.5 है ना, आर बराबर एम जी भी 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो कह रहा है कितना बल जरूरी होता है, तो भाई इसकी गति को स्टार्ट करने के लिए जितना इसका स्थैतिक घर्षण बल है, इसका विरोधी बल है, उसके बराबर बल अगर हो जाएगा तो पिंड चलने वाला हो जाएगा, चलने लगेगा, उसमें गति प्रारंभ हो सकती है। यानी जब आपका बाह्य बल F स्थैतिक घर्षण Fs के बराबर हो जाएगा तो पिंड आपका चल जाएगा। ठीक है, तो Fs निकाल लें हम, कितना है, Fs बराबर होता है म्यू एस आर, म्यू एस दिया 0.5, आर है 10 न्यूटन, तो ये हो गया 5 न्यूटन। ठीक, यानी अगर हम बाह्य बल कितना हो जाए हमारा 5 न्यूटन हो जाएगा तो ये पिंड में गति स्टार्ट हो जाएगी। तो कितने वैल्यू आ जाएगी? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का अगर हम बाह्य बल लगा देंगे तो पिंड आपका चलने लगेगा। अगला सवाल है, रुद्धोष्म, अगला सवाल है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ताप एवं आयतन के लिए सूत्र निकालना है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ताप एवं आयतन में संबंध निकालना है। रुद्धोष्म प्रक्रम माने ऐसा प्रक्रम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आपको पायसन का नियम पता है, पीवी की पावर गामा इजुकस टू कांस्टेंट होता है, नियतांक। ठीक है, नियतांक के ऐसे बना सकते हैं, ये पायसन का नियम होता है। गैस समीकरण आपको याद होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए, गैस समीकरण पीवी बराबर आर टी। ठीक है, पीवी बराबर आर टी, तो यहां से पी बराबर क्या आ जाएगा? आर टी अपान वी, है ना। इस पी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दे, ऊपर वाले में पी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? पी की जगह ये रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा आर टी अपान वी इंटू वी की पावर गामा इजुकस टू नियतांक के, है ना। अब आपको आर भी नियतांक के इधर लेके चले जाएंगे और वी को जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वी की पावर गामा है, एक -1 और आ जाएगा, गुणा में गाते हैं जुड़ती हैं, इजुकस टू यहाँ पर टी हो जाएगा, टी बचे रहेगा के अपान आर। आर भी एक क्या है? नियतांक है। क्या है ये? नियतांक। तो ये आपका फार्मूला हो गया टीवी की पावर गामा -1 इजुकस टू नियतांक। ये वैल्यू नियतांक कहलाती है, के भी नियतांक है, आर भी नियतांक है। ठीक है, कांस्टेंट। तो ये आपका आयतन और ताप में संबंध हो गया। क्या होता है? टीवी की पावर गामा -1 इजुकस टू नियतांक। अगला सवाल 2 नंबर में पूछा गया था, प्रत्यास्था को परिभाषित कीजिए तथा हुक का नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन था, डिफाइन इलास्टिसिटी एंड आल्सो गिव द डेफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं दोस्तों? प्रत्यास्थता को इंग्लिश में इलास्टिसिटी, है ना। प्रत्यास्था मतलब अगर किसी वस्तु में बाह्य विरूपक बल द्वारा उसके आकार और रूप में परिवर्तन किया जाए तो वो उसका विरोध करता है। तो लिखेंगे पदार्थों का वो गुण, पदार्थों का वो गुण जो उसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन का विरोध करता है,
परिवर्तन का विरोध करता है तथा विरूपक बल हटाए जाने पर वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले तो यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु में विरूपक बल द्वारा उसके आकार एवं रूप में परिवर्तन किया जाए तो वो जो वस्तु का गुण होता है उसका विरोध करने का, उसे ही हम लोग प्रत्यास्था कहते हैं। और जब विरूपक बल हटाते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाती है। द्रवों के इसी गुण को, पदार्थों के इसी गुण को हम लोग प्रत्यास्था कहते हैं। हुक का नियम क्या होता है? हुक्स लॉ इसी में पूछा गया है। तो हुक के नियम के लिए, हुक का नियम क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक, अर्थात दैट मीन्स प्रतिबल यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन यानी विकृति, या आप कह सकते हैं प्रतिबल बटे विकृति बराबर नियतांक ई से प्रदर्शित करते हैं, जहां जो है ये ई को आप प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हुक का नियम है। ठीक है, अगला सवाल है और ये 2 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताना है आपको। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को खाली लिख देना है, आपके 2-2 नंबर वाले सारे सवाल हल हो जाएंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? कहता है अगर किसी निकाय को, अगर किसी ऊष्मागतिक निकाय को ऊष्मा दी जाए तो वो ऊष्मा का कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में व्यय होता है तथा शेष भाग निकाय द्वारा किए गए कार्य में व्यय होता है। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। मतलब यदि किसी निकाय को, निकाय माने सिस्टम, ठीक है, यदि किसी निकाय को क्यों ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाए तो कुछ भाग